बट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम कि क्या है, तुमने मेरे लिए लड़की देखी, उसको पसंद करके रिश्ता भी तय कर दिया? जिया प्लीज़ यार, मेरा कोई इरादा नहीं है शादी जैसे झंझट में दोबारा पड़ने का। इस खबर को सुनाकर वो बहराम को अच्छा खासा मुंह खराब कर चुकी थी। लेकिन बहराम अभी भी अच्छी तरह जानता था उसकी बहन जो अपने दिल में ठान कर बैठ जाए वो करके ही दम लेती है। फजूल की बात मत करो बहराम, अपनी मर्जी से अपनी पसंद की शादी करके देख ली है ना तुमने, अब तुम वही करोगे जैसा मैं चाहूँगी। मैं वापस कनाडा जाने से पहले तुम्हारी तरफ से मुतमईन होकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। बहराम हमेशा से उसकी हर बात मानता आया है था और वापस जाने से पहले वो चाहती थी कि अपने छोटे भाई का घर बसा कर यहाँ से जाए, वरना तो वो सालों तक इस फेस से बाहर नहीं निकल सकता। उसकी बीवी ने उसको धोखा दिया था। अभी तुम अपने से 3 साल बड़े होने का आरोप चला रही हो मुझ पर। मेरी शादी के वक्त तो अपनी मजबूरियों का रोना रोकर आ भी नहीं सकी थी। बहराम इस पर चोट करता हुआ बोला, जिस पर जिया ने उसके बाजू पर बैठ कर रखा हुआ क्वेश्चन मारा। मेरे सामने ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस वक्त मेरे हालात का अच्छी तरह मालूम था। मुबशिर का कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, ऊपर से मुबशिर की देखभाल भी मैं ही करती थी और दोनों बच्चों के पेपर्स हो रहे थे। ये मेरी वो मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मैं बेबस हो चुकी थी और तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर पाकिस्तान नहीं आ सकी थी। इसलिए अब फजूल के ताने मारी से गुरेज करो, नहीं तो फिर मैं भी शिकवा पर उतर आऊँगी। कौन सा तुमने अपनी शादी की तस्वीरें मुझे भिजवाई या उससे अखबर से अपनी बड़ी बहन का तारुफ करवाया? कभी चेहरा तक नहीं दिखाया तुमने अपनी पहली बीवी का मुझे। जिया ना चाहते हुए भी बहराम की बात पर शिकवा कर गई थी। फेसबुक पर वो जितना एक्टिव रहती थी बहराम इतना ही कम यूज़ करता था। पर्सनल तस्वीरें बनवाता उसे ज़्यादा पसंद नहीं था। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जितनी बार भी जिया ने अकबर को देखने की फरमाइश की तो बहराम ने पहले उसके पाकिस्तान आने की शर्त रख दी। उसका चेहरा देख कर क्या करती, उसने तो मुझे ही किसी के सामने शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। बोलते हुए बहराम के लहजे में तलखी घुल गई, जिसे देखकर जिया अफसोस करने लगी। वो यखनी का बाउल उठाती हुई बोली, भूल जाओ बहराम उस बेकार सी लड़की को। चलो हम दोनों हरम के बारे में बात करते हैं। मालूम है हरम बहुत प्यारी लड़की है। फरहाना आंटी ने मुझे बहुत सारी लड़कियां दिखाई थी, मगर मुझे तुम्हारे लिए हर लिहाज से हरम ही परफेक्ट लगी। देखने में इतनी इनोसेंट, इतनी क्यूट, प्यारी सी है कि क्या बताऊँ। प्राइवेट BS किया हुआ है उसने, स्कूल में टीचिंग करती है। उम्र 20 साल है, तुमसे 8-9 साल छोटी होगी। फैमिली में भी कोई ख़ास बड़ी नहीं। पेरेंट्स की डेथ के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रहती है। सीधे साधे और बहुत सिंपल से लोग हैं। मैंने तो साफ बोल दिया हमें कोई लंबा चौड़ा जहेज तो चाहिए नहीं। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे भाई के पास, बस आपसे आपकी भतीजी चाहते हैं। और मैंने इन्हें ये भी बोल दिया कि निकाह की तकरीब हम लोग भी सादगी से चाहते हैं। जब तुम कल हरम से मिलोगे तो गारंटी से कहती हूँ वो तुम्हें भी। बहुत बेजार से लहजे में जिया ऐसे बोला तो वो खामोश हो गई। सुबह आपा बता रही थी आपने कहीं और कहीं हरम का रिश्ता तय कर दिया है। घर आई मोहल्ले की खातून ने से चच्ची से पूछने लगी और दूसरे कमरे में बैठी हरम को इन दोनों की साफ आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर पहले एक लड़की इसके हाथ पर मेहंदी लगा कर गई थी। हाँ वहीं कहीं और रिश्ता भी कर दिया और कल तो माशाल्लाह से उसकी बारात भी है। खैर से निकी की तरह वो भी अपने घर की हो जाएगी खुदा के हुक्म से। भाई जो कोई कुछ वही कहता रहे, मैंने तो हरम को निकी से अलग नहीं समझा। जैसे ही उसने बोला मुझे अपने खालाजाद से शादी नहीं करनी, वही मैंने खामोशी से हरम के बजाय अपनी निकी को ब्याह दिया। निकी का तो तुम्हें मालूम है अलग मियाँ की गाय है। महीने भर में ही सबिया के पूरे घर को उसने ऐसे संभाल लिया कि सोबिया तो बुन गाते नहीं थकती। मेरी निकी की नजर चच्ची और भी कुछ नहीं जिंदगी की तारीफों के पुल बांध रही थी और उधर हरम तलखी से मुस्कुराने लगी और इसे अपने हाथों में लगी मेहंदी काफ़ी बेजार कर रही थी, जो इसकी होने वाली नंद के कहने पर से लगाई गई थी। ऐसे ही सुनने में आया है कि हरम का होने वाला शौहर पुलिस वाला है और पहले से शादीशुदा भी। मोहल्ले की खातून की बात पर हरम की आंखें नम होने लगी। आए हाय बहन, कहाँ से सुन ली तुमने ऐसी खौफनाक बातें? क्या शादीशुदा आदमी को पकड़ा दूंगी मैं, जो इन कुंवारी फूल जैसी नाजुक बच्ची को लोग भी दूसरों की खुशियों से जल कर ना जाने क्या क्या और बकते हैं। पहली बीवी मर चुकी है उस बेचारे की, कोई भरे प्लानिंग घर थोड़ी ना भेज रही हूँ मैं हरम को। और पुलिस वाले की नौकरी कर रहा है तो बहुत अच्छा अहदा है उसका। किसी चचे या निखुट्टू के पल्ले नहीं बांध रही हूँ मैं हरम को। निसे चची की तपती हुई आवाज़ हरम को सुनाई दी। निग्गी की अज्जे से शादी के बाद अपने भाई से करवाना चाहती थी। जिया ने उन लोगों से कुछ भी नहीं छुपाया था। लड़का 29 साल का था, अच्छी आमदनी, ज़ाती घर, अच्छे अहदे पर फाइज, लेकिन आहत साथी तौर पर उसकी बीवी मर चुकी थी। जिया ने जहेज के नाम पर एक सिक्का भी लेने से मना कर दिया था। उसे सिर्फ अपने भाई के लिए हरम चाहिए थी जो इसके भाई को संभाल सके और उसके भाई की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सके। अलबत्ता जिया के भाई ने उसे इतनी भी अहमियत नहीं दी थी कि वो हरम को एक नज़र भी देख लेता।
या कोई देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर देता। जिया नहीं है, मैंने ही हफ्ते भर पहले अपने मोबाइल में उससे बहराम की तस्वीर दिखाई थी, जिसे एक नज़र देखने के बाद उसने जल्दी से मोबाइल वापस जिया को दे दिया था। तस्वीर में वो शक्ल से ही कोई मकरूर इंसान लग रहा था, मगर कद काट, नैन नक्श और शक्ल सूरत में असद से कहीं ज़्यादा अच्छा था। वैसे नीचे तापा उठते उठते मैंने तो ये खबर भी सुनी है कि वो पुलिस वाला काफ़ी गजीला किस्म का मर्द है, और तो और उसने खुद अपनी पहली बीवी को भी मार डाला था। मोहल्ले की खातून के कमरे में आती आवाज़ पर हमके चेहरे का रंग फक हो गया। वो शादीशुदा था और उसकी पहली बीवी मर चुकी थी, इस बात का तो हमको मालूम था, मगर उसने पहली बीवी को खुद मार डाला था। ये सुनकर हमका दिल बुरी तरह खौफ से लरजने लगा। अरे बहन, ये कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो तुम? आखिर ये कौन से लोग हैं जो ये सब बकवास तुमसे करके आ गए हैं, और तुम यहाँ आकर हमारा दिमाग ख़राब कर रही हो? कल बच्चे की शादी और तुम हो के कब से उल्टी सीधी बातें ही भांग के ही जा रही हो। कोई काम की बात करनी है तो बैठो यहाँ पर, नहीं तो निकलो, शादी का घर है, हमें बहुत सारे काम करने हैं। निदा चाची की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी, और वो वहशत भरी नज़रों से मेहंदी से सजे अपने हाथ देखने लगी। पूरा वजूद इसका ज़ज्लों की ज़द में आ चुका था। एक ऐसा शख्स जो अपनी पहली बीवी का कत्ल कर चुका है, इसी जगह पर उसको ब्याह जा रहा है था। ये सोचते हुए हरम की आंखें भीगने लगी। यहाँ वहाँ की सुन गुन लेने वाली और अपनी पेट से बातें बनाने वाली तुम्हारी नंद तो मना करके गई थी कि छेज के नाम पर कुछ नहीं चाहिए इन्हें, लेकिन तुम्हारे चचा के कहने पर मैं तुम्हारे साथ से 8 जोड़े 3 बेडशीटें और एक डिनर सेट लेकर आई हूँ। मुँह दिखाई में बहराम के लिए महंगी सी घड़ी भी खरीदी है, और इस्लामी के लिए भी अच्छे पैसे लिफाफे में डालकर फादर से रख दिए हैं। अरे कोई बेमोल थोड़ी है हमारी बेटी जो तुम्हें तुम्हारे चचा और मैं खाली हाथ ब्याह दें। अरे मेरी निग्गी उससे ज़्यादा खुशकिस्मत हो तुम, हमने तुम्हें डिग्री से कहीं ज़्यादा अच्छे खाते पीते लोगों में ब्याया है। लेकिन ये भी किस्मत की बात है। तुम इन चार चौड़े चमार लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। निग्गी आने वाली है थोड़ी देर में, उसके साथ मिलकर जो पैकिंग करना हो कर लेना। अभी तो तुम्हारे मेहंदी लगी है, आज रात का खाना और रोटियां मैं ही बना देती हूँ, तुम बस आराम करो। निद्रा चाची बोलती हुई रम की शिकवा बड़ी नज़रों को नज़रअंदाज करके कमरे से बाहर निकल गई। निक्की के मुकाबले में उसको अच्छे खाते पीते लोगों में ब्याह कर उसकी चच्ची इस पर एहसान जता रही थी कि अब वो अपनी निक्की की शादी एक शादीशुदा मर्द से कर देती जो कि अपनी बीवी को भी मार चुका था। सोचती हुई दोबारा रोने लगी। एसीपी बहराम वासी को कहो कैसे मिजाज हैं आप तुम्हारे? वो एक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ टेबल पर रखी फाइल देखने में मसरूफ़ था जब यकूब नियाज़ी उसके कमरे में आता हुआ बोला। बहराम यकूब नियाज़ी की आमद पर गुस्से में उसे जब्त करता हुआ देखने लगा। अपने आने का मकसद बताओ, बहराम ने फाइल बंद करते हुए यकूब नियाज़ी से कहा। तो यकूब नियाज़ी बिना उससे इजाज़त मांगे उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। खुशी हो रही है तुम्हें ज़िंदा देखकर? यकीन जानो जब न्यूज़पेपर में तुम्हारी तशवीशनाक हालत के बारे में पढ़ा तो अंदाज़ा नहीं था कि तुम बच भी सकोगे। मौत को शिक देकर वापस आए हो, किस्मत वाले हो, मगर किस्मत भी बार बार साथ नहीं देती, तुम भी अच्छी तरह जानते हो ये बात। यकूब नियाज़ी मुस्कुराता हुआ बहराम से बोलने लगा। तो इसकी बात पर बहराम की त्योरी पर बल चढ़ गए। वो दाएं जानिब खड़े कांस्टेबल को मुखातिब करता हुआ बोला, अगली बार अगर इसने कोई धमकी दी तो इसे लॉकअप में डाल देना, पुलिस वाले को धमकाने के जुर्म में। बहराम कांस्टेबल से बोलता हुआ दोबारा यकूब नियाज़ी से मुखातिब हुआ। आने का मकसद बताओ? वो दोबारा यकूब नियाज़ी से एक लफ्ज़ चबा कर बोला। सुना है कल दूसरी शादी है तुम्हारी, तो चाहे एडवांस में मुबारकबाद देने के साथ साथ तुम्हारी पहली मरहूमा बीवी की ताज़ियत भी कर लूँ। अच्छी औरत थी बेचारी, मरने से पहले भी दिल खुश करके दुनिया से गई। यकूब नियाज़ी ने अपनी घटिया गुफ्तगू से उसका खून खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसके नतीजे में बहराम अपनी कुर्सी छोड़कर उठा और यकूब नियाज़ी को भी गिरबान से पकड़कर अपनी कुर्सी छोड़कर उठा, अपने सामने खड़ा कर दिया। शदीद गुस्से की वजह से इसकी रगें तन गई और आंखों के डोरे गुस्से से सुर्ख हो गए। ना ना ना, देखो ये तुम तीसरी बार गलती कर चुकी हो मेरा गिरबान पर हाथ डालकर। पहली और दूसरी गलती मालूम है तुम्हारी क्या थी? पहली गलती तुम्हारी ये थी कि तुमने मेरे छोटे भाई बॉबी को गिरफ्तार किया, और दूसरी गलती तुमसे हुई कि तुमने बॉबी की मौत की छुट्टी इत्तला मुझे दी। यकूब नियाज़ी बहराम के हाथ अपने गिरबान से हटाता हुआ बोला। बहराम खामोश खड़ा जब्त से अपने जबड़े फेंसे हुए था। यकूब नियाज़ी दोबारा बोला, मैं जानता हूँ मेरा भाई ज़िंदा है और तुम्हारी कैद में है। इसकी सज़ा से पहले अगर तुमने मुझे मेरा भाई मेरे हवाले नहीं किया तो तुम्हारी दूसरी बीवी बोझल मेरे बिस्तर की ज़ीनत बन जाएगी। यकूब नियाज़ी के बोलने की देर थी। बहराम ने गुस्से की शिद्दत से पागल होते हुए ज़ोरदार मुक्का यकूब नियाज़ी के मुँह पर सीख किया। यू बास्टर्ड! बहराम ने यकूब नियाज़ी पर चीखते हुए शदीद तैश के आलम में टेबल पर रखा हुआ रिवाल्वर उठाकर यकूब नियाज़ी की तरफ रुख किया, मगर उससे पहले ही इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने आगे बढ़कर बहराम को काबू कर लिया। चौथी और संगीन गलती, यकूब नियाज़ी नाक से निकला हुआ खून रुमाल से साफ करता हुआ
बहराम को देखकर बोला और वहाँ से चला गया। ये क्या हरकत की है तूने बहराम, ये कोई तरीका है? निगाह के फ़ौरन बाद तुम मस्जिद से वापस अपने अपार्टमेंट चले गए। मैं कहती हूँ फ़ौरन हरम के घर पहुँचो, वो यहाँ दुल्हन बैठी तुम्हारे मुंतज़िर है। तुम यहाँ आओगी तभी वो रुखसत होकर मेरे और तुम्हारे साथ फ्लैट में आएगी। अपार्टमेंट में पहुँचे ही आधे घंटे बाद बहराम के मोबाइल पर जिया की कॉल आई। जिया इसकी हरकत पर काफ़ी गुस्से में लग रही थी। यार प्लीज़ जिया, आप बस कर दो, मैं तुम्हारी जिद करने पर शादी कर चुका हूँ। अगर वो लड़की मेरे इंतज़ार में रुखसती के लिए बैठी है तो इसे कह दो कि आज मेरा रुखसती करवाने का कोई इरादा नहीं है। अगर उसे आना है तो वो खुद आ जाए, या जब मेरे पास टाइम होगा या मूड बनेगा तो मैं उसे लेने आ जाऊँगा। अभी फ़िलहाल एमरजेंसी में मेरी ड्यूटी लगा दी गई है, वहाँ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अपने अपार्टमेंट में आने के बाद उसने ज़ब्तन किया, कमीज शलवार तब्दील करके यूनिफॉर्म पहन लिया था, मगर ये ड्यूटी उसकी लगी नहीं थी। आज रात नाइट ड्यूटी के लिए उसने खुद अपना नाम दिया था। न जाने वो किससे फरार चाह रहा था। एक माह पहले जब वो अस्पताल से घर आया था तब उसने अपने कमरे में मौजूद एक बल का सारा सामान लाउंज में फेंक कर इस सारे सामान को आग लगा दी थी। इसके इतने शदीद गुस्से पर जिया भी डर गई थी, मगर कल जब हरम के कपड़े और दीगर सामान बहराम के कमरे में सेट किया जा रहा था तब वो गुस्से में खामोशी से सब देख रहा था। तुम एक नंबर के कमीने और जलील इंसान हो, तुम्हें तो मैं घर आकर पूछती हूँ। जिया ने गुस्से में बोलते हुए फ़ोन रख दिया तो बहराम भी उसके गुस्से की परवाह किए बगैर फ्लैट से बाहर निकल गया। जिस कमरे में उसे बिठाया गया था वो काफ़ी कुशादा और खूबसूरत कमरा था। कमरे में मौजूद फर्नीचर इस कमरे के मालिक का आला ज़ौक़ होने का मुंह बोलता सबूत था। कमरा किसी भी किस्म की सजावट से पाक था, यानी मेरे कमरे को नई दुल्हन की आमद के लिए नहीं सजाया गया था। नई दुल्हन हरम ये लफ्ज़ बड़बड़ाती हुई हल्की से मुस्कुराई। वो नई दुल्हन ज़रूर थी मगर पहली हरगिज़ नहीं। और मर्द दूसरी या तीसरी बीवी लाने में कहाँ इस किस्म की फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करता है। इसके शोहर ने समेत उसके घर वालों को ये भी जता दिया था कि वो रत्ती बराबर दूसरी शादी में या अपनी दूसरी बीवी में दिलचस्पी नहीं रखता। जब भी निकाह के बाद उसने रुखसती के लिए घर आना ज़रूरी भी नहीं समझा। नज़र चची ने जिया के सामने इस बात को लेकर काफ़ी एतराज़ किया था, लेकिन वो बेचारी हरम समेत सबसे मुआज़ज़त करके अपने भाई की मजबूरी बयान कर रही थी जो नाइट ड्यूटी की शक्ल में उस पर अचानक लगा दी गई थी। उसे बहराम के कमरे में बैठाने के बाद जिया उसको चेंज करके आराम करने का बोल चुकी थी, क्योंकि बहराम को सुबह ही वापस लौटना था। मगर हरम अभी भी अजीब कश्मकश में बैठी हुई थी। वाकई उसे चीख कर चेंज कर लेना चाहिए था या फिर अपने शोहर का यूँ ही दुल्हन बने बैठ कर इंतज़ार करना चाहिए था। आज उसके रूप को सब किस कदर सराह रहे कि उसके कानों ने हर किसी के मुंह से अपने लिए तारीफ़ के जुमले सुने थे, मगर वो इंसान जिसके लिए इस आज के दिन उसको सजाया गया था वो शख्स इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था। ये बात वो शख्स अपने रवैये से ज़ाहिर कर चुका था। न चाहते हुए हरम का दिल उदास होने लगा। इसके बावजूद न जाने क्यों हरम कपड़े तब्दील किए बगैर यूँ ही सजी संवरी बहराम का इंतज़ार करने लगी। ये कोई वक्त है तुम्हारा घर लौट कर आने का? सुबह के 6 बजे जब उसने अपने फ्लैट में कदम रखा तो तवक्का के बरखिलाफ़ जिया उसका लाउंज में झूले पर बैठी हुई मिली लाज़मी वो बहराम की आमद का इंतज़ार कर रही थी। सैर व तफरीह करने के लिए नहीं निकला हुआ था, बल्कि ड्यूटी करके वापस आ रहा हूँ। बहराम पुलिस कैप उतार कर टेबल पर रखता हुआ थके हुए अंदाज में जिया से बोला, जो अभी भी शक्ल से काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। तुम जानते हो बहराम, आज की तुम्हारी सरकत ने मुझे तुम्हारी बीवी और तुम्हारे ससुराल वाले के सामने किस कदर शर्मिंदा किया है। तुम्हें कुछ एहसास है इस बात का कि तुम किसी दूसरे के इज़्ज़त का एहसास नहीं करते मगर अपनी बहन की इज़्ज़त का एहसास कर लेते? कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी मुझे वहाँ सबको जवाब देते हुए। तुम अपनी ड्यूटी की वजह से रुस्ती के लिए वहाँ नहीं पहुँच पाए। हरम और इसके घर वाले ना जाने क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। जिया झूले से उठकर बहराम के सामने आते हुए इसे शर्मिंदा करने की गर्ज से बोली। शर्मिंदा होना तो इसकी छुट्टी में ही शामिल नहीं था। तभी वो रिलैक्स मूड में जिया से बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रही हो जिया। ड्यूटी थी तभी नहीं आ सका, कोई बहाना तो नहीं किया मैंने खुद से। और तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है? वो बीवी मेरी है, ससुराल मेरा है, मैं जैसे चाहूँगा उन लोगों को डील करूँगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, इसलिए अब तुम रिलैक्स हो जाओ। बहराम जिया से बोलता हुआ जाने लगा, मगर जिया ने उसके सामने से हटने की बजाय बहराम के सीने पर अपनी 2 उंगलियां रखकर उसे वहाँ से जाने से रोका। जानती हो तुम्हारी बीवी और तुम्हारा ससुराल मेरा मसला नहीं है, मगर तुम जानते हो कि तुम्हारा मसला क्या है बहराम। जिया के बोलने पर बहराम ने बेजार होकर नजरों का दाग उसके चेहरे से हटाकर दूसरी सिमत किया। यार थका हुआ हूँ मैं इस वक्त जिया, प्लीज़ अपना लेक्चर शाम को पूरा कर लेना। दूसरी सिमत मुँह फेर कर बेजाय से बोले। ये जुमले पर जिया ने
ज़बरदस्त से उसका मुंह पकड़कर उसके चेहरे का रुख अपने सामने किया। तुम उस इकबाल के कारनामों की सज़ा हरम को देने का कोई हक नहीं रखते हो बहराम। अगर तुम्हारी पहली बीवी के चाल चलन ठीक नहीं थे तो इसमें इस मासूम लड़की का कोई कसूर नहीं है जो इस वक्त तुम्हारी निकाह में आ चुकी है। मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारे घर बसाने के लिए की थी, ना कि किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। बेशक तुम मेरे लेक्चर से बोर हो रहे हो ये, मगर मेरी बात गौर से सुनो। तुम अपने रवैये से हरम को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करोगे। जिया उसका चेहरा पकड़कर एक एक लफ्ज़ बहराम को बावर करवाती हुई बोलती रही, मगर वो ढीठ बना हुआ यही शो कर रहा था कि जैसे वो बहुत मजबूरी में आने वाली जमाई को रोक के वो अपनी बहन की बात सुन रहा हो। अब इजाज़त दो तो अपने कमरे में चला जाऊँ। जिया की बात मुकम्मल होने पर बहराम उसका हाथ अपने मुंह से हटाता हुआ इससे कमरे में जाने की इजाज़त मांगने लगा तो जिया बहराम को घूर कर रह गई, जिस पर बहराम मुस्कुराया, मगर अगले ही लम्हे अपने चेहरे पर संजीदगी तारी करता हुआ जिया से बोला, इस वक्त जो मेरे निकाह में मेरे कमरे में मौजूद है, मुझे नहीं मालूम वो लड़की कितनी इनोसेंट है, लेकिन उसका इनोसेंट होना बहुत ज़रूरी है। जिया यकीन जानो, अगर इस लड़की की भी चाल चलन मेरी पहली बीवी जैसे ही हुए या मुझे इसके बारे में आगे जाकर कोई भी उल्टी सीधी बात मालूम हुई तो मैं इसको शूट करने में देर नहीं लगाऊंगा। बहराम सफाक अंदाज में बोलता हुआ अपने कमरे में जाने लगा। सुनो, वो जो मैंने तुमसे मुँह दिखाई में देने के लिए डायमंड रंग का बोला था, खरीद ली थी ना तुमने? जिया की बात सुनकर वो पलट खार भरी नज़रों से उसे देखता हुआ बोला, नहीं, तुम बोलती हो तो मैं अपना ये अपार्टमेंट, गाड़ी और बैंक बैलेंस भी मुँह दिखाई में उसी के नाम कर देता हूँ। बहराम जिया पर गहरा तंज करता हुआ वहाँ से अपने कमरे में चला गया, जबकि जिया अफसोस से नफ़ी में सर हिलाती हुई घड़ी में टाइम देखकर बेशर को कान मिलाने लगी।